भगत सिंह 1931 क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसविदा। नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र शीर्षक के साथ मिले इस दस्तावेज के कई प्रारूप और हिंदी अनुवाद उपलब्ध हैं। यह इसके संपूर्ण रूप का अंग्रेजी अनुवाद है। कौम के नाम संदेश के रूप में इसका एक संक्षिप्त रूप भी इस अनुभाग में संकलित है। लाहौर के पीपल्स में 29 जुलाई 1931 और इलाहाबाद के अभ्युदय में 8 मई 1931 के अंक में इसके कुछ अंश प्रकाशित हुए थे। यह दस्तावेज अंग्रेज सरकार की एक गुप्त पुस्तक बंगाल में संयुक्त मोर्चा आंदोलन की प्रगति पर नोट से प्राप्त हुआ, जिसका लेखक एक सीआईडी अधिकारी सीईएस फेयरवेदर था और जो उसने 1936 में लिखी थी। उसके अनुसार यह लेख भगत सिंह द्वारा लिखा गया था और 3 अक्टूबर 1931 को श्रीमती विमला प्रभा देवी के घर से तलाशी में बरामद हुआ था। यह पत्र भगत सिंह ने फांसी से करीब 1.5-2 महीने पहले लिखा, संभवतः 2 फरवरी 1931 को जेल से ही लिखा था। नौजवान राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र। प्रिय साथियों, इस समय हमारा आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। 1 साल के कड़े संघर्ष के बाद गोलमेज सम्मेलन ने हमारे सामने संवैधानिक सुधारों संबंधी कुछ निश्चित बातें प्रस्तुत की हैं और कांग्रेसी नेताओं से कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में अपना आंदोलन वापस लेकर इसमें मदद करें। इस बात का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है कि वे आंदोलन समाप्त करने का निर्णय करते हैं या नहीं करते। यह तो निश्चित है कि वर्तमान आंदोलन का अंत किसी न किसी तरह से समझौते के रूप में होगा। यह बात अलग है कि समझौता जल्द होता है या देर से। वास्तव में समझौता कोई घटिया या घृणित वस्तु नहीं है, जैसा कि प्रायः समझा जाता है। राजनीतिक संघर्षों का यह एक जरूरी दांव पेच है। कोई भी राष्ट्र जो अत्याचारी शासकों के खिलाफ उठ खड़ा होता है, शुरू में वह अवश्य असफल रहता है। संघर्ष के बीच में समझौते द्वारा कुछ आधे अधूरे सुधार हासिल करता है और सिर्फ अंत दौर में ही, जब सभी शक्तियां और साधन पूरी तरह संगठित हो जाते हैं, शासक वर्ग को नष्ट करने के लिए आखिरी जोरदार हमला किया जाता है। लेकिन यह भी संभव है कि तब भी असफलता हाथ लगे और किसी प्रकार का समझौता अनिवार्य हो जाए। रूस के उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट की जा सकती है। 1905 में जब रूस में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ तो राजनीतिक नेताओं को बड़ी आशाएं थी। लेनिन तब विदेश से, जहां वे शरण लिए हुए थे, लौट आए थे और संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे। लोग उन्हें यह बताने पहुंचे कि दर्जनों जागीरदार मार दिए गए हैं और बीसियों महल जला दिए गए हैं। लेनिन ने उत्तर में कहा कि लौटकर 1200 जागीरदार मारो और इतने ही महल और हवेलियां जला दो, क्योंकि यदि असफल रहे तो भी इसका कुछ मतलब होगा। ड्यूमा की स्थापना हुई। अब लेनिन ने ड्यूमा में हिस्सा लेने की वकालत की। यह 1907 की बात है, जबकि 1906 में वे पहली ड्यूमा में हिस्सा लेने के खिलाफ थे। बावजूद इसके कि उस ड्यूमा में काम करने का अवसर अधिक था और इस ड्यूमा के अधिकार अत्यंत सीमित कर दिए गए थे। वह फैसला बदली हुई परिस्थितियों के कारण था। अब प्रतिक्रियावादी शक्तियां बहुत बढ़ रही थीं और लेनिन ड्यूमा के मंच को समाजवादी विचारों पर बहस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पुनः 1917 की क्रांति के बाद, जब बोल्शेविक ब्रेस्ट-लितोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हुए, तो सिवाय लेनिन के बाकी सभी इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन लेनिन ने कहा, शांति, शांति और पुनः शांति। किसी भी कीमत पर शांति होनी चाहिए। जब कुछ बोल्शेविक विरोधियों ने इस संधि के लिए लेनिन की निंदा की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि बोल्शेविक जर्मन हमले का सामना करने में सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिए संपूर्ण तबाही की जगह संधि को प्राथमिकता दी गई है। जो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं वह यह है कि समझौता एक ऐसा जरूरी हथियार है जिसे संघर्ष के विकास के साथ ही साथ इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है। लेकिन जिस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए वह है आंदोलन का उद्देश्य। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उनके बारे में हमें पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। इस बात से अपने आंदोलन की उपलब्धियों, सफलताओं व असफलताओं को आंकने में हमें सहायता मिलती है और अगला कार्यक्रम बनाने व तय करने में भी।
तिलक की नीति उनके उद्देश्यों के बावजूद यानी उनके दांव पेच बहुत अच्छे थे। आप अपने शत्रु से 16 आना पाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको 1 आना मिलता है, उसे जेब में डालिए और बाकी के लिए संघर्ष जारी रखिए। नर्म दल के लोगों में जिस चीज़ की कमी हम देखते हैं वह उनके आदर्श की है। वे इकन्नी के लिए लड़ते हैं और इसलिए उन्हें मिल ही कुछ नहीं सकता। क्रांतिकारियों को यह बात हमेशा अपने मन में रखनी चाहिए कि वे आमूल परिवर्तन लाने वाली क्रांति के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें ताकत की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में लेनी है। समझौतों से इसलिए डर महसूस होता है क्योंकि प्रतिक्रियावादी शक्तियां समझौते के बाद क्रांतिकारी शक्तियों को समाप्त करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन समझदार और बहादुर क्रांतिकारी नेता आंदोलन को ऐसे गड्ढों में गिरने से बचा सकते हैं। हमें ऐसे समय और ऐसे मोड़ पर वास्तविक मुद्दों और विशेषतः उद्देश्यों संबंधी कुछ गड़बड़ी नहीं होने देनी चाहिए। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने वास्तविक संघर्ष से धोखा किया है और वे सिर्फ कुटिल साम्राज्यवादी बनकर रह गए हैं। मेरे विचार में इन रंगे हुए साम्राज्यवादी लेबर नेताओं से कट्टर प्रतिक्रियावादी हमारे लिए बेहतर हैं। दाव पेचों और रणनीति संबंधी लेनिन के जीवन और लेखन पर हमें विचार करना चाहिए। समझौते के मामले पर वामपंथी कम्युनिज्म में उनके स्पष्ट विचार मिलते हैं। कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? मैंने कहा है कि वर्तमान आंदोलन किसी न किसी समझौते या पूर्ण असफलता में समाप्त होगा। मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि मेरी राय में इस समय वास्तविक क्रांतिकारी ताकतें मैदान में नहीं हैं। यह संघर्ष मध्यवर्गीय दुकानदारों और चंद पूंजीपतियों के बलबूते किया जा रहा है। यह दोनों वर्ग, विशेषतः पूंजीपति, अपनी संपत्ति या मिल्कियत खतरे में डालने की जरूरत नहीं कर सकते। वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं तो गांवों और कारखानों में है, किसान और मजदूर। लेकिन हमारे बुर्जुआ नेताओं में उन्हें साथ लेने की हिम्मत नहीं है, न ही वे ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। यह सोए हुए सिंह यदि एक बार गहरी नींद से जाग गए तो वे हमारे नेताओं की लक्ष्य पूर्ति के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। 1920 में अहमदाबाद के मजदूरों के साथ अपने प्रथम अनुभव के बाद महात्मा गांधी ने कहा था, हमें मजदूरों के साथ साठगांठ नहीं करना चाहिए। कारखानों और सर्वहारा वर्ग का राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल करना खतरनाक है। मई 1921 के द टाइम्स से। तब से उन्होंने इस वर्ग को साथ लेने का कष्ट नहीं उठाया। यही हाल किसानों के साथ है। 1922 का बारदोली सत्याग्रह पूरी तरह यह स्पष्ट करता है कि नेताओं ने जब किसान वर्ग के उस विद्रोह को देखा जिसे न सिर्फ विदेशी राष्ट्र के प्रभुत्व से ही मुक्ति हासिल करनी थी वरन देशी जमींदारों की जंजीरें भी तोड़ देनी थी, तो कितना खतरा महसूस किया था। यही कारण है कि हमारे नेता किसानों के आगे झुकने की जगह अंग्रेज़ों के आगे घुटने टेकना पसंद करते हैं। पंडित जवाहरलाल को छोड़ दें तो क्या आप किसी नेता का नाम ले सकते हैं जिसने मजदूरों या किसानों को संगठित करने की कोशिश की हो? नहीं, वे खतरा मोल नहीं लेंगे। यही तो उनमें कमी है। इसलिए मैं कहता हूं कि वे संपूर्ण आज़ादी नहीं चाहते। आर्थिक और प्रशासकीय दबाव डालकर वे चंद और सुधार यानी भारतीय पूंजीपतियों के लिए चंद और रियायतें हासिल करना चाहेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आंदोलन का बेड़ा तो डूबेगा ही, शायद किसी न किसी समझौते या ऐसी किसी चीज़ के बिना ही। नवयुवक कार्यकर्ता जो पूरी तनदेही से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं स्वयं पूरी तरह संगठित नहीं हैं और अपना आंदोलन आगे ले जाने की ताकत नहीं रखते। वास्तव में पंडित मोतीलाल नेहरू के सिवाय हमारे बड़े नेता कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। यही कारण है कि वे हर बार गांधी के आगे बिना शर्त घुटने टेक देते हैं। अलग राय होने पर भी वे जोर से विरोध नहीं करते और गांधी के कारण प्रस्ताव पास कर दिए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्रांति के प्रति पूरी संजीदगी रखने वाले नौजवान कार्यकर्ताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि कठिन समय आ रहा है। वे चौकस रहें, हिम्मत न हारें और उलझनों में न फंसें। महान गांधी के 2 संघर्षों के अनुवाद के बाद हम आज की परिस्थिति व भविष्य के कार्यक्रम के बारे में स्पष्ट राय बना सकते हैं। अब मैं बिल्कुल सादे ढंग से यह केस बताता हूँ। आप इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हो। मैं यह मानकर चलता हूँ कि आप इसका मतलब समझते हो। असेंबली बम केस में दी गई हमारी परिभाषा के अनुसार
इंकलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल करना है। वास्तव में राज्य यानी सरकारी मशीनरी शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का यंत्र ही है। हम इस यंत्र को छीनकर अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारा आदर्श है नए ढंग से सामाजिक संरचना, यानी मार्क्सवादी ढंग से। इसी लक्ष्य के लिए हम सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जनता को लगातार शिक्षा देते रहना है ताकि अपने सामाजिक कार्यक्रम की पूर्ति के लिए अनुकूल व सुविधाजनक वातावरण बनाया जा सके। हम उन्हें संघर्षों के दौरान ही अच्छा प्रशिक्षण और शिक्षा दे सकते हैं। इन बातों के बारे में स्पष्टता, यानी हमारे फौरी और अंतिम लक्ष्य को स्पष्टता से समझने के बाद हम आज की परिस्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। किसी भी स्थिति का विश्लेषण करते समय हमें हमेशा बिल्कुल बेझिझक, बेलाग और व्यवहारिक होना चाहिए। हम जानते हैं कि जब भारत सरकार में भारतीयों की हिस्सेदारी को लेकर हल्ला हुआ था तो मिंटो मार्ले सुधार लागू किए गए थे, जिनके द्वारा केवल सलाह देने का अधिकार रखने वाली वाइसराय परिषद बनाई गई थी। विश्व युद्ध के दौरान जब भारतीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता थी तो स्वायत्त शासन वाली सरकार का वायदा किया गया और मौजूदा सुधार लागू किए गए। असेंबली में कुछ सीमित कानून बनाने की ताकत दी गई, लेकिन सब कुछ वाइसराय की खुशी पर निर्भर है। अब तीसरी स्टेज है। अब सुधारों संबंधी विचार हो रहा है और निकट भविष्य में ये लागू होंगे। अब नौजवान इनकी परीक्षा कैसे कर सकते हैं, यह एक सवाल है। मैं नहीं जानता कि कांग्रेसी नेता कैसे उनकी परख करेंगे, लेकिन हम क्रांतिकारी इन्हें निम्नलिखित कसौटी पर परखेंगे। किसी सीमा तक शासन की जिम्मेदारी भारतीयों को सौंपी जाती है। शासन चलाने के लिए किस तरह की सरकार बनाई जाती है और सामान्य जनता को इसमें हिस्सा लेने का कहाँ तक अवसर मिलता है। भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं और इन उपलब्धियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। इसके लिए शायद कुछ और स्पष्टीकरण की ज़रूरत हो। पहली बात यह कि हमारी जनता के प्रतिनिधियों को कार्यपालिका पर कितना अधिकार और जिम्मेदारी हासिल होती है। अब तक कार्यपालिका को लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। वाइसराय के पास वीटो की ताकत है, जिससे चुने हुए प्रतिनिधियों की सारी कोशिशें बेअसर और ठप कर दी जाती हैं। हम स्वराज्य पार्टी के शुक्रगुजार हैं, जिनकी कोशिशों से वाइसराय ने अपनी इस ताकत का बड़ी बेशर्मी से बार बार इस्तेमाल किया और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के मर्यादा भरे निर्णय पांव तले कुचल दिए। यह बात पूरी तरह स्पष्ट है और इस पर और बहस की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले कार्यकारिणी की स्थापना के ढंग पर विचार करें। क्या कार्यकारिणी को असेंबली के चुने हुए सदस्य चुनते हैं या पहले की ही तरह ऊपर से थोपी जाएगी? क्या यह असेंबली के आगे उत्तरदायी होगी या पहले की ही तरह असेंबली का अपमान करेगी? जहाँ तक दूसरी बात का संबंध है, उसे हम वयस्क मताधिकार की संभावना से देख सकते हैं। संपत्ति होने की धारा को पूरी तरह समाप्त कर व्यापक मताधिकार दिए जाने चाहिए। हर वयस्क स्त्री पुरुष को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अब तो सिर्फ यह देख सकते हैं कि मताधिकार किस सीमा तक दिए जाते हैं। जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है, अभी दो सभाओं वाली सरकार है। मेरे ख्याल में उच्च सभा बुर्जुआ भ्रमकाल या बहकावे के अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरी समझ से जहाँ तक उम्मीद की जा सके, एक सभा वाली सरकार अच्छी है। यहाँ मैं प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो कुछ मैंने सुना है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ऊपर थोपा हुआ गवर्नर, जिसके पास असेंबली से ऊपर विशेष अधिकार होंगे, तानाशाह से कम सिद्ध नहीं होगा। हम इसे प्रांतीय स्वायत्तता न कहकर प्रांतीय अत्याचार कहें। राज्य की संस्थाओं का यह अजीब लोकतांत्रिकरण है। तीसरी बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। पिछले 2 साल से अंग्रेज राजनीतिज्ञ उस वायदे को मिटाने में लगे हैं जिसे मोंटेग्यू ने यह कह दिया था कि जब तक अंग्रेजी खजाने में दम है, प्रत्येक 10 वर्ष पर और सुधार किए जाते रहेंगे। हम देख सकते हैं कि उन्होंने भविष्य के लिए क्या फैसला किया है। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि हम इन बातों का विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उपलब्धियों का जश्न मनाया जाए, वरन इसलिए कि जनता में जागृति लाई जा सके और उन्हें आने वाले संघर्षों के लिए तैयार किया जा सके।
हमारे लिए समझौता घुटने टेकना नहीं है, बल्कि हम कदम बढ़ाना और फिर कुछ आराम करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि समझौता इससे अधिक कुछ और है भी नहीं। यह अंतिम लक्ष्य और अंतिम विश्राम की जगह नहीं है। वर्तमान परिस्थिति पर कुछ हद तक विचार करने के बाद भविष्य के कार्यक्रम और कार्यनीति पर भी विचार कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि किसी क्रांतिकारी पार्टी के लिए निश्चित कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। आपको यह पता होना चाहिए कि क्रांति का मतलब गतिविधि है। इसका मतलब संगठित व क्रमबद्ध काम द्वारा सोची समझी तब्दीली लाना है, और यह तोड़फोड़, असंगठित, एकदम या स्वतः परिवर्तन के विरुद्ध है। कार्यक्रम बनाने के लिए अनिवार्य रूप से इन बातों के अध्ययन की ज़रूरत है। पहला, मंजिल या उद्देश्य। दूसरा, आधार जहां से शुरू करना है यानी वर्तमान परिस्थिति। तीसरा, कार्यरूप यानी साधन व दांवपेच। जब तक इन तत्वों के संबंध में कुछ स्पष्ट संकल्प नहीं है, तब तक कार्यक्रम संबंधी कोई विचार संभव नहीं। वर्तमान परिस्थिति पर हम कुछ हद तक विचार कर चुके हैं। लक्ष्य संबंधी भी कुछ चर्चा हुई है। हम समाजवादी क्रांति चाहते हैं, जिसके लिए बुनियादी ज़रूरत राजनीतिक क्रांति की है। यही है जो हम चाहते हैं। राजनीतिक क्रांति का अर्थ राजसत्ता का अंग्रेजी हाथों में से भारतीय हाथों में आना है, और वह भी उन भारतीयों के हाथों में जिनका अंतिम लक्ष्य हमारे लक्ष्य से मिलता हो। और स्पष्टता से कहें तो राजसत्ता का सामान्य जनता की कोशिश से क्रांतिकारी पार्टी के हाथों में आना। इसके बाद पूरी संजीदगी से पूरे समाज को समाजवादी दिशा में ले जाने के लिए जुट जाना होगा। यदि क्रांति से आपका यह अर्थ नहीं है तो महाशय मेहरबानी करें, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना बंद कर दें। कम से कम हमारे लिए क्रांति शब्द में बहुत ऊंचे विचार निहित हैं, और इसका प्रयोग बिना संजीदगी के नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आप राष्ट्रीय क्रांति चाहते हैं जिसका लक्ष्य भारतीय गणतंत्र की स्थापना है, तो मेरा प्रश्न यह है कि उसके लिए आप क्रांति में सहायक होने के लिए किन शक्तियों पर निर्भर कर रहे हैं। क्रांति राष्ट्रीय हो या समाजवादी, जिन शक्तियों पर हम निर्भर हो सकते हैं वे हैं किसान और मजदूर। कांग्रेसी नेताओं में इन्हें संगठित करने की हिम्मत नहीं है। इस आंदोलन में यह आपने स्पष्ट देख लिया है। किसी और से अधिक उन्हें इस बात का एहसास है कि इन शक्तियों के बिना वे विवश हैं। जब उन्होंने संपूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव पास किया तो इसका अर्थ क्रांति ही था, पर इनका मतलब यह नहीं था। इसे नौजवान कार्यकर्ताओं के दबाव में पास किया गया था, और इसका इस्तेमाल वे धमकी के रूप में करना चाहते थे ताकि अपना मनचाहा डोमिनियन स्टेटस में हासिल कर सकें। आप कांग्रेस के पिछले 3 अधिवेशनों के प्रस्ताव पढ़कर उस संबंध में ठीक राय बना सकते हैं। मेरा इशारा मद्रास, कलकत्ता और लाहौर अधिवेशन की ओर है। कलकत्ता में डोमिनियन स्टेटस की मांग का प्रस्ताव पास किया गया। 12 महीने के भीतर इस मांग को स्वीकार करने के लिए कहा गया, और यदि ऐसा न किया गया तो कांग्रेस मजबूर होकर पूर्ण आज़ादी को अपना उद्देश्य बना लेगी। पूरी संजीदगी से वे 31 दिसंबर 1929 की आधी रात तक इस तोहफे को प्राप्त करने का इंतज़ार करते रहे, और तब उन्होंने पूर्ण आज़ादी का प्रस्ताव मानने के लिए स्वयं को वचनबद्ध पाया, जो कि वे चाहते नहीं थे। और तब भी महात्मा जी ने यह बात छिपाकर नहीं रखी कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। यह था इसका वास्तविक आशय। बिल्कुल शुरू से ही वे जानते थे कि उनके आंदोलन का अंत किसी न किसी तरह के समझौते में होगा। इस बेदिली से हम नफरत करते हैं, न कि संघर्ष के किसी मामले पर समझौते से। हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्रांति किन किन ताकतों पर निर्भर है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि किसानों और मजदूरों को सक्रिय हिस्सेदारी के लिए आप मना लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं कि वे किसी प्रकार की भावुक बातों से बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते। वे साफ साफ पूछेंगे कि उन्हें आपकी क्रांति से क्या लाभ होगा, वह क्रांति जिसके लिए आप उनके बलिदान की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार का प्रमुख लॉर्ड रीडिंग की जगह यदि सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हो तो उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक किसान को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा यदि लॉर्ड इरविन की जगह सर तेज बहादुर सप्रू आ जाएं? राष्ट्रीय भावनाओं की अपील बिल्कुल बेकार है। उसे आप अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको गंभीरता से काम लेना होगा और उन्हें समझाना होगा कि क्रांति उनके हित में है और उनकी अपनी है,
सर्वहारा श्रमिक वर्ग की क्रांति सर्वहारा के लिए। जब आप अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट अवधारणा बना लेंगे तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अपनी शक्ति संजोने में जुट जाएंगे। अब दो अलग अलग पड़ावों से गुजरना होगा। पहला तैयारी का पड़ाव, दूसरा उसे कार्य रूप देने का। जब यह वर्तमान आंदोलन खत्म होगा तो आप अनेक ईमानदार व गंभीर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को निराश व उचाट पाएंगे। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भावुकता एक ओर रखो, वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। क्रांति करना बहुत कठिन काम है। यह किसी एक आदमी की ताकत के वश की बात नहीं है और न ही यह किसी निश्चित तारीख को आ सकती है। यह तो विशेष सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में पैदा होती है और एक संगठित पार्टी को ऐसे अवसर को संभालना होता है और जनता को इसके लिए तैयार करना होता है। क्रांति के दुस्साध्य कार्य के लिए सभी शक्तियों को संगठित करना होता है। इस सब के लिए क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को अनेक कुर्बानियां देनी होती हैं। यहाँ मैं यह स्पष्ट कह दूं कि यदि आप व्यापारी हैं या सुस्थिर दुनियादार या पारिवारिक व्यक्ति हैं तो महाशय इस आग से न खेलें। एक नेता के रूप में आप पार्टी में किसी काम के नहीं हैं। पहले ही हमारे पास बहुत से नेता हैं जो शाम के समय भाषण देने के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकाल लेते हैं। ये नेता हमारे किसी काम के नहीं हैं। हम तो लेनिन के अत्यंत प्रिय शब्द पेशेवर क्रांतिकारी का प्रयोग करेंगे। पूरा समय देने वाले कार्यकर्ता, क्रांति के सिवाय जीवन में जिनकी और कोई ख्वाहिश ही न हो। जितने अधिक ऐसे कार्यकर्ता पार्टी में संगठित होंगे उतने ही सफलता के अवसर अधिक होंगे। पार्टी को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जिस बात की सबसे अधिक ज़रूरत है वह यह है कि ऐसे कार्यकर्ता स्पष्ट विचार, प्रत्यक्ष समझदारी, पहलकदमी की योग्यता और तुरंत निर्णय कर सकने की शक्ति रखते हों। पार्टी में फौलादी अनुशासन होगा और यह ज़रूरी नहीं कि पार्टी भूमिगत रहकर ही काम करे, बल्कि इसके विपरीत खुले रूप में काम कर सकती है। यद्यपि स्वेच्छा से जेल जाने की नीति पूरी तरह छोड़ दी जानी चाहिए। इस पर बहुत से कार्यकर्ताओं को गुप्त रूप से काम करते जीवन बिताने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उन्हें उसी तरह से पूरे उत्साह से काम करते रहना चाहिए और यही है वह ग्रुप जिससे अवसर संभाल सकने वाले नेता तैयार होंगे। पार्टी को कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होगी जिन्हें नौजवानों के आंदोलनों से भर्ती किया जा सकता है। इसलिए नवयुवकों के आंदोलन सबसे पहली मंजिल है जहां से हमारा आंदोलन शुरू होगा। युवक आंदोलन को अध्ययन केंद्र खोलने चाहिए। लीफलेट, पैम्पलेट, पुस्तकें, मैगजीन छापने चाहिए। क्लासों में लेक्चर होना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए भर्ती करने और प्रशिक्षण देने की यह सबसे अच्छी जगह होगी। उन नौजवानों को पार्टी में लेना चाहिए जिनके विचार विकसित हो चुके हैं और वे अपना जीवन इस काम में लगाने के लिए तैयार हैं। पार्टी कार्यकर्ता नवयुवक आंदोलन के काम को दिशा देंगे। पार्टी अपना काम प्रचार से शुरू करेगी, यह अत्यंत आवश्यक है। गदर पार्टी के असफल होने का मुख्य कारण था जनता की अज्ञानता, लगावहीनता और कई बार विरोध। इसके अतिरिक्त किसानों और मजदूरों का सक्रिय समर्थन हासिल करने के लिए भी प्रचार जरूरी है। पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो। ठोस अनुशासन वाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं की यह पार्टी बाकी सभी आंदोलन चलाएगी। इसे मजदूरों व किसानों की तथा अन्य पार्टियों का संचालन भी करना होगा और लेबर यूनियन, कांग्रेस तथा इस तरह की अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभावी होने की कोशिश भी पार्टी करेगी। पार्टी एक बड़ा प्रकाशन अभियान चलाएगी जिससे राष्ट्रीय चेतना ही नहीं वर्ग चेतना भी पैदा होगी। समाजवादी सिद्धांतों के संबंध में जनता को सचेत बनाने के लिए सभी समस्याओं की विषय वस्तु प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आनी चाहिए और ऐसे प्रकाशनों को बड़े पैमाने पर वितरित किया जाना चाहिए। लेखन सादा और स्पष्ट हो। मजदूर आंदोलन में ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूरों और किसानों की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में बड़े अजीब विचार रखते हैं। ये लोग उत्तेजना फैलाने वाले हैं या बौखलाए हुए हैं। ऐसे विचार या तो उल जुलूल हैं या कल्पनाहीन। हमारा मतलब जनता की आर्थिक स्वतंत्रता से है और इसी के लिए हम राजनीतिक ताकत हासिल करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शुरू में छोटी मोटी आर्थिक मांगों और इन वर्गों के विशेष अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। यही संघर्ष उन्हें राजनीतिक ताकत हासिल करने के अंतिम संघर्ष के लिए सचेत व तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त सैनिक विभाग संगठित करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है।
कई बार इसकी बुरी तरह ज़रूरत होती है। उस समय शुरू करके आप ऐसा ग्रुप तैयार नहीं कर सकते जिसके पास काम करने की पूरी ताकत हो। शायद इस विषय को बारीकी से समझना ज़रूरी है। इस विषय पर मेरे विचारों को गलत रंग दिए जाने की बहुत अधिक संभावना है। ऊपरी तौर पर मैंने एक आतंकवादी की तरह काम किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ जिसके दीर्घकालिक कार्यक्रम संबंधी ठोस व विशिष्ट विचार हैं जिन पर यहाँ विचार किया जा सकता है। शास्त्रों के साथी मेरे कुछ साथी मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की तरह इस बात के लिए दोषी ठहराएंगे कि फांसी की कोठरी में रहकर मेरे भीतर कुछ प्रतिक्रिया पैदा हुई है। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मेरे विचार वही हैं, मुझ में वही दृढ़ता है, और जो वही जोश व स्पिरिट मुझ में यहाँ है जो बाहर थी, नहीं उससे कुछ अधिक है। इसलिए अपने पाठकों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे शब्दों को वे पूरे ध्यान से पढ़ें। उन्हें पंक्तियों के बीच कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मैं अपनी पूरी ताकत से यह कहना चाहता हूं कि क्रांतिकारी जीवन के शुरू के चंद दिनों के सिवाय न तो मैं आतंकवादी हूं और न ही था, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के तरीकों से हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हमारे सभी काम इसी दिशा में थे, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के सैनिक विभाग की जगह अपनी पहचान करवाना। यदि किसी ने मुझे गलत समझ लिया है तो वे सुधार कर लें। मेरा मतलब यह कदापि नहीं है कि बम व पिस्तौल बेकार हैं, वरन इसके विपरीत ये लाभदायक हैं। लेकिन मेरा मतलब यह ज़रूर है कि केवल बम फेंकना न सिर्फ बेकार बल्कि नुकसानदायक है। पार्टी के सैनिक विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि संकट के समय काम आ सके। इसे पार्टी के राजनीतिक काम में सहायक के रूप में होना चाहिए। यह अपने आप स्वतंत्र काम न करे। जैसे ऊपर इन पंक्तियों में बताया गया है कि पार्टी अपने काम को आगे बढ़ाए, समय समय पर मीटिंगें और सम्मेलन बुलाकर अपने कार्यकर्ताओं को सभी विषयों के बारे में सूचनाएं और सजगता देते रहना चाहिए। यदि आप इस तरह से काम शुरू कराते हैं तो आपको काफ़ी गंभीरता से काम लेना होगा। इस काम को पूरा होने में कम से कम 20 साल लगेंगे। क्रांति संबंधी यौवन काल के 10 साल में पूरे होने के सपने को एक ओर रख दें, ठीक वैसे ही जैसे गांधी के सपने को परे रख दिया था। न तो इसके लिए भावुक होने की ज़रूरत है और न ही यह सरल है। ज़रूरत है निरंतर संघर्ष करने, कष्ट सहने और कुर्बानी भरा जीवन बिताने की। अपना व्यक्तिवाद पहले ख़त्म करो। व्यक्तिगत सुख के सपने उतार कर एक ओर रख दो और फिर काम शुरू करो। इंच इंच कर आप आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हिम्मत, दृढ़ता और मजबूत इरादे की ज़रूरत है। कितने ही भारी कष्ट, कठिनाइयाँ क्यों न हो, आपकी हिम्मत न कांपे। कोई भी पराजय या धोखा आपका दिल न तोड़ सके। कितने भी कष्ट क्यों ना आए, आपका क्रांतिकारी जोश ठंडा न पड़े। कष्ट सहने और कुर्बानी करने के सिद्धांत से आप सफलता हासिल करेंगे और यह व्यक्तिगत सफलताएं क्रांति की अमूल्य संपत्ति होंगी। इंकलाब जिंदाबाद। 2 फरवरी 1931। हमारे लिए सुनहरा अवसर। भारत की स्वतंत्रता अब शायद दूर का स्वप्न नहीं रहा। घटनाएं बड़े तेजी से घट रही हैं, इसलिए स्वतंत्रता अब हमारी आशाओं से भी जल्द ही एक सच्चाई बन जाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है। जर्मनी को मुंह की खानी पड़ रही है, फ्रांस थर थर कांप रहा है और अमेरिका हिला हुआ है। और इन सब की कठिनाइयां हमारे लिए सुनहरा अवसर हैं। प्रत्येक चीज़ उस महान भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रही है जिसके अनुसार समाज का पूंजीवाद ढांचा नष्ट होना अटल है। कूटनीतिज्ञ लोग स्वयं को बचाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं और पूंजीवादी षड्यंत्र से क्रांति के बाग को अपने घर से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। अंग्रेज़ों का बजट संतुलित हो सकता है और मृत्यु के मुंह में पड़े पूंजीवाद को कुछ पलों की राहत मिल सकती है। डॉलर राजा चाहे अपना ताज संभाल ले तो भी व्यापक मंदी यदि जारी रही, और जिसका जारी रहना लाजमी है, तो बेरोजगारों की फौज तेजी से बढ़ेगी और यह बढ़ भी रही है क्योंकि पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था ही ऐसी है। यह चक्कर पूंजीवादी व्यवस्था को पटरी से उतार देगा। बस बात कुछ महीनों की ही है। इसलिए क्रांति अब भविष्यवाणी या संभावना नहीं, वरन व्यवहारिक राजनीति है जिसे सोची समझी योजना और कठोर अमल से सफल बनाया जा सकता है। इसके विभिन्न पहलुओं और तात्पर्य, इसके तरीकों और उद्देश्यों संबंधी कोई विचारधारात्मक उलझन नहीं होनी चाहिए।
गांधीवाद। कांग्रेस आंदोलन की संभावनाओं, पराजयों और उपलब्धियों के बारे में हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। आज चल रहे इस आंदोलन को गांधीवाद कहना ही उचित है। यह दावे के साथ आज़ादी के लिए स्टैंड नहीं लेता, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी के पक्ष में है। पूर्ण स्वतंत्रता के अजीब अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसका तरीका अनूठा है, लेकिन बेचारे लोगों के किसी काम का नहीं। साबरमती के संत का गांधीवाद कोई स्थायी शिष्य नहीं दे पाएगा। यह एक बीच की पार्टी यानी लिबरल रेडिकल मेलजोल का काम कर रही है और करती भी रही है। मौके की असलियत से टकराने में इसे शर्म आती है। इसे चलाने वाले देश के ऐसे ही लोग हैं जिनके हित इससे बंधे हुए हैं और वे अपने हितों के लिए बुर्जुआ हट से चिपके हुए हैं। यदि क्रांतिकारी रक्त से इसे गर्मजोशी न दी गई तो इसका ठंडा होना लाजमी है। इसे इसी के दोस्तों से बचाने की ज़रूरत है। आतंकवाद। आइए हम इस कठिन सवाल के बारे में स्पष्ट हों। बम का रास्ता 1905 से चला आ रहा है और क्रांतिकारी भारत पर यह एक दर्दनाक टिप्पणी है। अभी यह महसूस नहीं किया गया है कि इसका उपयोग व दुरुपयोग क्या होगा। आतंकवाद हमारे समाज में क्रांतिकारी चिंतन की पकड़ के अभाव की अभिव्यक्ति है या एक पछतावा। इसी तरह ये अपनी असफलता का स्वीकार भी है। शुरू शुरू में इसका कुछ लाभ था। इसने राजनीति को आमूल बदल दिया, नवयुवक बुद्धिजीवियों की सोच को चमकाया, आत्मत्याग की भावना को ज्वलंत रूप दिया और दुनिया व अपने दुश्मनों के सामने अपने आंदोलन की सच्चाई और शक्ति को जाहिर करने का अवसर मिला। लेकिन यह स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सभी देशों में इसका इतिहास असफलता का इतिहास है। फ्रांस, रूस, जर्मनी में, बाल्कन देशों में, स्पेन में, हर जगह इसकी यही कहानी है। इसकी पराजय के बीज इसके भीतर ही होते हैं। साम्राज्यवादियों को अच्छी तरह पता है कि 30 करोड़ लोगों पर शासन के लिए प्रतिवर्ष 30 व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। शासन करने का स्वाद बमों या पिस्तौलों से किरकिरा तो किया जा सकता है, लेकिन शोषण के व्यवहारिक लाभ उसे बनाए रखने पर विवश करेंगे। भले ही हमारी उम्मीद के अनुसार हथियार आसानी से मिल जाएं, और यदि हम पूरे जोर से लड़े, जैसा कि इतिहास में पहले कभी न घटा हो, तो भी आतंकवाद अधिक से अधिक साम्राज्यवादी ताकत को समझौते के लिए ही मजबूर कर सकता है। ऐसे समझौते हमारे उद्देश्यपूर्ण आज़ादी से हमेशा ही कहीं दूर रहेंगे। इस प्रकार आतंकवाद एक समझौता सुधारों की एक किश्त निचोड़ कर निकाल सकता है और इसे ही हासिल करने के लिए गांधीवाद जोर लगा रहा है। वह चाहता है कि दिल्ली का शासन गोरे हाथों से भूरे हाथों में आ जाए। यह लोगों के जीवन से दूर है और इनके गद्दी पर बैठते ही जालिम बन जाने की बहुत संभावनाएं हैं। आयरिश उदाहरण यहाँ लागू नहीं होगा। यह चेतावनी मैं देना चाहता हूँ। आयरलैंड में इक्की दुक्की आतंकवादी कार्रवाइयाँ नहीं थी, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर जनसाधारण की बगावत थी, जिसमें बंदूकधारी अपनी नज़दीकी जानकारी और हमदर्दी से लोगों से जुड़ा हुआ था। उन्हें बड़ी आसानी से हथियार मिल जाते थे क्योंकि अमेरिकी आयरिश उन्हें अथाह आर्थिक मदद दे रहे थे। भौगोलिक स्थिति में ऐसे युद्ध के लिए लाभदायक भी। लेकिन तो भी आयरलैंड को अपने आंदोलन के अपूर्ण उद्देश्यों के साथ ही संतोष करना पड़ा। इसने आयरिश जनता की गुलामी तो कम की है, लेकिन आयरिश श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के जंजाल से मुक्त नहीं करवाया। भारत को आयरलैंड से सीखना है। यह एक चेतावनी भी है कि किस प्रकार क्रांतिकारी सामाजिक आधार से खाली राष्ट्रवादी आदर्शवाद हालात के साजगार होने पर भी साम्राज्यवाद से समझौते की रेत में गुम हो सकता है। क्या भारत को अभी भी आयरलैंड की नकल करनी चाहिए? यदि वह की भी जा सके तो भी। एक प्रकार से गांधीवाद अपना भाग्यवाद का विचार रखते हुए भी क्रांतिकारी विचारों के कुछ नज़दीक पहुंचने का यत्न करता है, क्योंकि यह सामूहिक कार्यवाही पर निर्भर करता है। यद्यपि यह कार्यवाही समूह के लिए नहीं होती। उन्होंने मजदूरों को आंदोलन में भागीदार बनाकर उन्हें मजदूर क्रांति के रास्ते पर डाल दिया है। यह बात अलग है कि उन्हें कितनी असभ्यता या स्वार्थ से अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्रांतिकारियों को अहिंसा के फरिश्ते को उसका योग्य स्थान देना चाहिए। आतंकवाद के शैतान को दाद देने की ज़रूरत नहीं है। आतंकवादियों ने काफ़ी काम कर लिया है, काफ़ी कुछ सिखा दिया है। यदि हम अपने उद्देश्यों और तरीकों संबंधी भूल न करें तो यह अभी भी कुछ लाभप्रद हो सकता है।
विशेषतः निराशा के समय आतंकवादी तरीका हमारे प्रचार अभियान में सहायक हो सकता है, लेकिन यह पटाखेबाजी के सिवाय है कुछ नहीं, और इसे विशेष समय और कुछ गिने चुने लोगों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। क्रांतिकारी को निरर्थक आतंकवादी कार्रवाइयों और व्यक्तिगत आत्म बलिदान के दूषित चक्र में न डाला जाए। सभी के लिए उत्साहवर्धक आदर्श, उद्देश्य के लिए मरना न होकर उद्देश्य के लिए जीना, और वह भी लाभदायक तरीके से योग्य रूप से जीना होना चाहिए। यह कहने की तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आतंकवाद से पूरी तरह संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। हम श्रमिक क्रांति के दृष्टिकोण से इसका पूरे तौर पर मूल्यांकन चाहते हैं। जो नवयुवक परिपक्व व चुपचाप संगठन के काम में फिट नहीं होते, उनकी दूसरी भूमिका हो सकती है। उन्हें नीरस कामों से मुक्त कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन संचालक संस्था को पार्टी और उस काम के प्रभाव को, लोगों पर उसके प्रभाव और दुश्मन की ताकत को पहले ही देखना चाहिए। ऐसे काम पार्टी और जनता का ध्यान जुझारू जनसंघर्ष से हटाकर तेज भड़कीले कामों की ओर लगा सकते हैं, और इस प्रकार पार्टी की जड़ों पर प्रहार करने का बहाना बन सकता है। इस प्रकार किसी भी स्थिति में इस आदर्श को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन गुप्त सैनिक विभाग कोई श्रापग्रस्त चीज नहीं है। वास्तव में यह तो अग्रिम पंक्ति है। क्रांतिकारी पार्टी को गोलीमार पंक्ति आधार से पूरी तरह जुड़ी होनी चाहिए। आधार जुझारू व गतिशील जन पार्टी को बनना है। संगठन के लिए धन और हथियार संग्रह करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्रांति से हमारा क्या आशय है, यह स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता का राजनीतिक शक्ति हासिल करना। वास्तव में यही है क्रांति। बाकी सभी विद्रोह तो सिर्फ मालिकों के परिवर्तन द्वारा पूंजीवादी सड़ाध को ही आगे बढ़ाते हैं। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से जताई हमदर्दी जनता से वास्तविकता छिप नहीं सकती। लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। भारतीय श्रमिकों को भारत में साम्राज्यवादियों और उनके मददगार हटाकर, जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं जिनकी जड़ें शोषण पर आधारित हैं, आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह हैं, एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तैयार हैं। साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए भारत का एकमात्र हथियार श्रमिक क्रांति है। कोई और चीज इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। सभी विचारों वाले राष्ट्रवादी एक उद्देश्य पर सहमत हैं कि साम्राज्यवादियों से आज़ादी हासिल हो सके, पर उन्हें यह समझने की भी ज़रूरत है कि उनके आंदोलन के चालक शक्ति विद्रोही जनता है और उसकी जुझारू कार्रवाइयों से ही सफलता हासिल होगी। चूंकि इसका सरल समाधान नहीं हो सकता, इसलिए स्वयं को छलकर वे उस ओर लपकते हैं जिसे वे आर्जी इलाज लेकिन झटपट और प्रभावशाली मानते हैं, अर्थात चंद सैकड़े दृढ़ आदर्शवादी राष्ट्रवादियों के सशक्त विद्रोह के जरिए विदेश शासन को पलटकर राज्य का समाजवादी रास्ते पर पुनर्गठन। उन्हें समय की वास्तविकता में झांक कर देखना चाहिए। हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं है, और जुझारू जनता से अलग होकर अशिक्षित गुट में बगावत की सफलता का इस युग में कोई चांस नहीं है। राष्ट्रवादियों की सफलता के लिए उनकी पूरी कौम को हरकत में आना चाहिए और बगावत के लिए खड़ा होना चाहिए। कौम कांग्रेस के लाउडस्पीकर नहीं है, वरन वे मजदूर किसान हैं, जो भारत की 95% जनसंख्या है। राष्ट्र स्वयं को राष्ट्रवाद के विश्वास पर ही हरकत में लाएगा, यानी साम्राज्यवाद और पूंजीपति की गुलामी से मुक्ति का विश्वास दिलाने से। हमें याद रखना चाहिए कि श्रमिक क्रांति के अतिरिक्त न किसी और क्रांति की इच्छा करनी चाहिए और न ही वह सफल हो सकती है। कार्यक्रम क्रांति का स्पष्ट और ईमानदार कार्यक्रम होना समय की ज़रूरत है, और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। 1917 में अक्टूबर क्रांति से पूर्व, जब लेनिन अभी मॉस्को में भूमिगत थे, तो उन्होंने सफल क्रांति के लिए 3 ज़रूरी शर्तें बताई थी। पहला, राजनीतिक आर्थिक परिस्थिति। दूसरा, जनता के मन में विद्रोह की भावना। और तीसरा, एक क्रांतिकारी पार्टी जो पूरी तरह प्रशिक्षित हो और परीक्षा के समय जनता को नेतृत्व प्रदान कर सके। भारत में पहली शर्त पूरी हो चुकी है।
दूसरी व तीसरी शर्त अंतिम रूप में अपनी पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हरकत में आना आज़ादी के सभी सेवकों का पहला काम है। इसी मुद्दे को सामने रखकर कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इसकी रूपरेखा नीचे दी जा रही है और उसके प्रत्येक अनुभाग संबंधी सुझाव अनुसूची क व ख में दर्ज हैं। बुनियादी काम। कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहली जिम्मेदारी है जनता को जुझारू काम के लिए तैयार व लामबंद करना। हमें अंधविश्वासों, भावनाओं, धार्मिकता या तटस्थता के आदर्शों से खेलने की ज़रूरत नहीं है। हमें जनता से सिर्फ प्याज के साथ रोटी का वायदा ही नहीं करना। ये वायदे संपूर्ण व ठोस होंगे और इन पर हम ईमानदारी और स्पष्टता से बात करेंगे। हम कभी भी उनके मन में भ्रमों का जमघट नहीं बनने देंगे। क्रांति जनता के लिए होगी। कुछ स्पष्ट निर्देश यह होंगे। पहला, सामंतवाद की समाप्ति। दूसरा, किसानों के कर्जे समाप्त करना। तीसरा, क्रांतिकारी राज्य की ओर से भूमि का राष्ट्रीयकरण ताकि सुधरी हुई व साझी खेती स्थापित की जा सके। चौथा, रहने के लिए आवास की गारंटी। पांचवा, किसानों के लिए जाने वाले सभी खर्च बंद करना। सिर्फ एकहारा भूमि कर लिया जाएगा। छठा, कारखानों का राष्ट्रीयकरण और देश में कारखाने लगाना। सातवां, आम शिक्षा। और आठवां, काम करने के घंटे ज़रूरत के अनुसार काम करना। जनता ऐसे कार्यक्रम के लिए ज़रूर हामी भरेगी। इस समय सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम लोगों तक पहुँचे। थोपी हुई अज्ञानता ने एक ओर से और बुद्धिजीवियों की उदासीनता ने दूसरी ओर से शिक्षित क्रांतिकारियों और हथौड़े दरांत वाले उनके अभागे अर्ध शिक्षित साथियों के बीच एक बनावटी दीवार खड़ी कर दी है। क्रांतिकारियों को इस दीवार को अवश्य ही गिराना है। इसके लिए निम्न काम जरूरी हैं। पहला, कांग्रेस के मंच का लाभ उठाना। दूसरा, ट्रेड यूनियनों पर कब्जा करना और नई ट्रेड यूनियनों व संगठनों को जुझारू रूप से स्थापित करना। तीसरा, राज्यों में यूनियनें बनाकर उन्हें उपरोक्त बातों के आधार पर संगठित करना। चौथा, प्रत्येक सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों में जिनसे जनता तक पहुंचने का अवसर मिलता है, गुप्त रूप से दाखिल होकर इनकी कार्रवाइयों को इस रूप में चलाना कि असल मुद्दे और उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। और पांचवा, दस्तकारों की समितियां, मजदूरों और बौद्धिक काम करने वालों की यूनियनें हर जगह स्थापित की जाएं। ये कुछ रास्ते हैं जिनसे पढ़े लिखे प्रशिक्षित क्रांतिकारी लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक बार पहुंच जाए तो प्रशिक्षण के जरिए पहले तो अपने अधिकारों की उत्साहपूर्वक पुष्टि कर सकते हैं और फिर हड़तालों और काम रोकने के तरीकों से जुझारू हल निकाल सकते हैं। क्रांतिकारी पार्टी। क्रांतिकारियों के सक्रिय ग्रुप की मुख्य जिम्मेदारी जनता तक पहुंचने और उन्हें सक्रिय बनाने की तैयारी में होती है। यही हैं वे चलते फिरते दृढ़ इरादों के लोग जो राष्ट्र को जुझारू जीवन शक्ति देंगे। जो जो परिस्थितियां पकती हैं तो इन्हीं क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों जो बुर्जवा या पेटी बुर्जवा वर्ग से आते हैं और कुछ समय तक इसी वर्ग से आते भी रहेंगे, लेकिन जिन्होंने स्वयं को इस वर्ग की परंपराओं से अलग कर लिया होता है, से क्रांतिकारी पार्टी बनेगी और फिर इसके गिर्द अधिक से अधिक सक्रिय मजदूर, किसान और छोटे दस्तकार राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ते रहेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर यह क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों, स्त्रियों व पुरुषों की पार्टी होगी, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी यह होगी कि वे योजनाएं बनाएं, फिर उसे लागू करें, प्रोपेगेंडा या प्रचार करें, अलग अलग यूनियनों में काम शुरू कर उनमें एकजुटताएं लाएं, उनके एकजुट हमले की योजना बनाएं, सेना व पुलिस को क्रांति समर्थक बनाएं और उनकी सहायता या अपनी शक्तियों से विद्रोह या आक्रमण की शक्ल में क्रांतिकारी टकराव की स्थिति बनाएं। लोगों को विद्रोह के लिए प्रयत्नशील करें और समय पड़ने पर निर्भीकता से नेतृत्व दे सकें। वास्तव में वही आंदोलन का दिमाग है, इसलिए उन्हें दृढ़ चरित्र की जरूरत होगी, यानी पहलकदमी और क्रांतिकारी नेतृत्व की क्षमता। उनकी समझ राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक समस्याओं, सामाजिक रुझानों, प्रगतिशील विज्ञान, युद्ध के नए वैज्ञानिक तरीकों और उसकी कला आदि से अनुशासित भाव से किए गए गहरे अध्ययन पर आधारित होगी। क्रांति का बौद्धिक पक्ष हमेशा दुर्बल रहा है, इसलिए क्रांति की अत्यावश्यक चीज़ों और किए गए कामों के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा। इसलिए एक क्रांतिकारी को अध्ययन मनन अपनी पवित्र जिम्मेदारी बना लेना चाहिए।
यह तो स्पष्ट है कि पार्टी कुछ विशेष मामलों में खुले रूप में काम कर सकती है। जहां तक संभव हो पार्टी को गुप्त नहीं होना चाहिए। इससे संदेह नहीं रहेंगे और पार्टी को शक्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी। पार्टी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी, इसलिए सुविधा की दृष्टि से पार्टी को कुछ समितियों में बांटा जा सकता है जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष कामों की देखभाल करेगी। काम का यह विभाजन समय की आवश्यकता के अनुसार लचीला होना चाहिए या सदस्य की संभावनाएं आंककर उसे किसी स्थानीय समिति में काम दिया जा सकता है। स्थानीय समिति प्रांतीय बोर्ड के अधीन होगी, वह बोर्ड सुप्रीम काउंसिल के अधीन। प्रांत के भीतर संपर्क का काम प्रांतीय बोर्ड के अधीन होगा। बिखरे बिखरे सभी कामों या बिखराने वाले तत्वों को रोकना चाहिए, लेकिन अधिक केंद्रीकरण की संभावना नहीं है, इसलिए उसकी अभी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सभी स्थानीय समितियों को एक दूसरे से संपर्क रखते हुए काम करने चाहिए और समिति में एक सदस्य भी होना चाहिए। समिति छोटी, संयुक्त व कुशल हो और इसे वाद विवाद क्लब में पतित नहीं होने देना चाहिए। इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी इस तरह हो। क सामान्य समिति, भर्ती करना, सेना में प्रचार, सामान्य नीति, संगठन, जन संगठनों में संपर्क। ख वित्त समिति, समिति में महिला सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है। इस समिति के सिर पर सबसे मुश्किल कामों से भी मुश्किल काम है, इसलिए सभी को खुले दिल से इसकी सहायता करनी चाहिए। धन के स्रोत प्राथमिकता के अनुसार हों। स्वैच्छिक चंदा, जबरी चंदा, विदेशी पूंजीपति या बैंक, विदेश में रहने वालों की देशी व्यक्तिगत संपत्ति पर कब्जा या गैरकानूनी तरीके जैसे गबन। ग एक्शन कमेटी, इसका रूप साबोताज, हथियार संग्रह और विद्रोह का प्रशिक्षण देने के लिए एक गुप्त समिति। ग्रुप क नवयुवक, शत्रु की खबरें एकत्र करना, स्थानीय सैनिक सर्वेक्षण। ग्रुप ख विशेषज्ञ, शस्त्र संग्रह, सैनिक प्रशिक्षण आदि। और घ स्त्री समिति, यद्यपि जाहिरा तौर पर स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, तथापि पार्टी को सुरक्षा व सुविधा के लिए ऐसी समिति की जरूरत है जो अपने सदस्यों की पूरी जिम्मेदारी ओढ़ सके। उन्हें वित्त समिति का पूरा भार सौंपा जा सकता है और काफ़ी हद तक सामान्य समिति के काम भी दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को क्रांतिकारी बनाना और इनमें से प्रत्यक्ष सेवा के लिए सक्रिय सदस्य भर्ती करना। ऊपर बताए गए कार्यक्रम से यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि क्रांति या आज़ादी के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। यह किसी सुंदरी की तरह सुबह सुबह हमें दिखाई नहीं देगी, और यदि ऐसा हुआ तो वह बड़ा मनहूस दिन होगा। बिना किसी बुनियादी काम के, बगैर जुझारू जनता के और बिना किसी पार्टी के अगर हर तरह से तैयार हो तो यह एक असफलता होगी। इसलिए हमें स्वयं को झिझोड़ना होगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही है और तबाही की ओर बढ़ रही है। 2 या 3 साल में इसका विनाश हो जाए। यदि आज भी हमारी शक्ति बिखरी रही और क्रांतिकारी शक्तियां एकजुट होकर न बढ़ सकी तो ऐसा संकट आएगा कि हम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे। आइए हम यह चेतावनी स्वीकार करें और 2 या 3 वर्ष में क्रांति की ओर बढ़ने की योजना बनाएं। फरवरी 1931।